19वीं सदी के अंत का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक सुनसान गांव, जहां कोई इंसान नहीं रहता था। वहां सिर्फ एक आदमी था, मार्टिन, एक शिकारी। वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर अकेला रहता था, घने जंगलों और ठंडी हवाओं के बीच। उसकी दुनिया बस इतनी थी, शिकार करना, बकरियों की देखभाल करना और भेड़ियों का खून बहाना। मार्टिन को भेड़ियों का शिकार करने में मजा आता था। भेड़ियों की खाल निकालकर वह उन्हें बेचता और पैसे कमाता। वक्त के साथ उसकी झोपड़ी में सैकड़ों खालें जमा हो गई। अब वक्त था उन्हें बेचने का। एक दिन वह इन खालों को बेचने के लिए पास के शहर जाने का फैसला करता है। रास्ता लंबा और मुश्किलों से भरा था। वो पूरा दिन चलता है और रात को एक गुफा में रुकता है। अगले दिन मार्टिन शहर पहुंचता है और एक बार में ड्रिंक करने जाता है। वहां शहर का मेयर आता है, जो मार्टिन की भेड़ियों की खाल खरीदना चाहता है। मेयर मोल भाव करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्टिन ने इस बार खाल की कीमत बढ़ा दी थी। मार्टिन बार में बैठा था जब बार का मालिक आया और उससे बोला, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, एक परिवार बसा लेना चाहिए। मार्टिन हंसा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, जहां मैं रहता हूं वहां कोई और नहीं रह सकता, ना मेरी पत्नी ना मेरे बच्चे। ऐसे में शादी का क्या फायदा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शहर से बाहर जाते वक्त उसकी मुलाकात पास्कुआ से हुई, जो एक विधवा थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। पास्कुआ भी अकेली थी, उसकी भी कुछ जरूरतें थी। मार्टिन और वो एक दूसरे का सहारा बनने लगे। कुछ समय बाद मार्टिन वापस अपने घर लौट आया। अकेलापन उसे काटने लगा। बार की मालिक की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत प्यार की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो उसके साथ रहकर उसकी दुनिया आसान बना सके। मार्टिन शहर लौटा और पास्कुआ के पिता के पास पहुंचा। उसने सीधा कहा, मैं पास्कुआ से शादी करना चाहता हूं, बदले में तुम्हें पैसे और भेड़ियों की खाल दूंगा। पैसे और सामान देखकर पिता मान गए और पास्कुआ को मार्टिन के साथ भेज दिया। लेकिन जब पास्कुआ उसके घर आए तो उसे समझ आया कि यह घर नहीं, एक बंजर जंगल था। मार्टिन कोई प्रेमी नहीं, बल्कि शिकारी था। पास्कुआ ने खुद को उसके घर के कामों में झोंक दिया, लेकिन मार्टिन ने उसे सिर्फ एक मशीन समझा। वो खाना बनाती, भेड़ियों की खाल उतारती, हर दिन संघर्ष करती, लेकिन मार्टिन ने कभी उसकी तकलीफ महसूस नहीं की। पास्कुआ के लिए ये शादी एक बंधन थी, जिसमें ना प्यार था ना सम्मान, बस एक जरूरत थी जिसे निभाना उसकी मजबूरी बन गई। लेकिन कुछ दिन बाद पास्कुआ की तबीयत खराब होने लगती है। वह अक्सर खांसने लगती है, क्योंकि उसे कोई अज्ञात बीमारी हो गई थी। एक दिन पास्कुआ मार्टिन को बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन मार्टिन ये बात सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे का पिता वो नहीं था। यानी पास्कुआ पहले से ही प्रेग्नेंट थी, पर उसके पिता ने ये चीज छुपाकर मार्टिन को अपनी बेटी पकड़ा दिया था। लेकिन फिर भी मार्टिन अपने बच्चे के लिए एक झूला बनाने लगता है। एक दिन पास्कुआ मार्टिन से पूछती है, तुम अकेले इस जंगल में कैसे रहते हो? क्या तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करता? इस पर मार्टिन कहता है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग यहाँ आने के बाद जीना सीख जाते हैं। मार्टिन पास्कुआ से कहता है, तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी। अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो और जल्द ही हम 3 लोग हो जाएंगे। यहाँ पास्कुआ की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो और कमजोर और बीमार रहने लगी थी और पास्कुआ बिस्तर पर पड़ जाती है। तब मार्टिन उसका अच्छे से ख्याल रखता है। ठंड बढ़ने की वजह से पास्कुआ को काफी तकलीफ होने लगती है। कुछ दिन के बाद पास्कुआ बच्चे को जन्म देते समय दर्दनाक मौत मर जाती है। मार्टिन अपनी पत्नी और बेटे की मौत से बेहद दुखी और निराश हो जाता है। वो अपने द्वारा बनाए गए झूले को भी तोड़ देता है। वो पास्कुआ और उसके बेटे के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में गड्ढा खोदने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन गुस्से में आ जाता है और पास के कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों पर तोड़फोड़ करने लगता है। मार्टिन अब अपनी पत्नी और बच्चे के शव को कपड़े में लपेटकर पास्कुआ के पिता के पास लेकर आता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें पता था कि पास्कुआ बीमार थी और किसी और से गर्भवती थी, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ भेज दिया। पास्कुआ के पिता सिर झुका लेते हैं और धीरे से कहते हैं, पास्कुआ विधवा थी और गर्भवती भी। हमें डर था कि समाज उसे बदनाम कर देगा। फिर वो समझाते हैं, हमें लगा कि जब बच्चा जन्म लेगा तो लोग मान लेंगे कि वो तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम दोनों साथ रह रहे थे। मार्टिन गुस्से में पास्कुआ के पिता को डांटता है और अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है। पास्कुआ के पिता उसे अगले महीने तक का इंतजार करने के लिए कहते हैं। मार्टिन चुपचाप वापस चला जाता है और अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता है। 1 महीना बीत जाता है। मार्टिन फिर से पास्कुआ के पिता के पास पैसे लेने आता है। इस बार उसके हाथ में एक राइफल होती है।
ये देखकर पास्कुआ के पिता डर जाते हैं। पैसे ना होने की बात कहकर वो उसे एक और प्रस्ताव देते हैं। अगर तुम मेरी छोटी बेटी एडेला से शादी कर लो तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। मार्टिन एडेला को ध्यान से देखता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो बीमार तो नहीं है। फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन एडेला इस शादी से खुश नहीं थी। उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उसे लगता था कि मार्टिन ने ही उसकी बहन पास्कुआ का इस्तेमाल किया और उसकी मौत की वजह बना। शादी के बाद पास्कुआ के पिता एडेला से माफी मांगते हैं और कहते हैं, अब तुम मार्टिन की पत्नी हो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि भागने की कोशिश मत करना। हालात को समझकर अपने आप को ढालने की कोशिश करना। अगर तुम भागी तो मार्टिन तुम्हें ढूंढने आएगा और हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। उसके पिता एडेला को एक लाल कपड़ा देते हैं जिसमें जड़ी बूटियां थी। वो उसे कहते हैं, अगर तुम्हें मार्टिन के साथ रहने में दिक्कत होगी तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके खुद को खत्म कर लेना, जो एक तरह का जहर है। इसके बाद एडेला जाने से पहले अपने माता पिता से गले मिलती है। फिर वो मार्टिन के साथ निकल पड़ती है। इनका सफर बहुत लंबा था और एडेला के लिए पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। मार्टिन बार बार रोककर उसे पानी देने की कोशिश करता है। काफी देर तक पैदल चलने के बाद ये दोनों मार्टिन के घर पहुंच जाते हैं। रात में मार्टिन एडेला के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ एडेला अपने नए जीवन में खुलने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे मार्टिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मार्टिन एडेला से अच्छे से बात नहीं करता था और घर का सारा काम उससे करवाता था। और उसका जब भी मन करता था वह एडेला को यूज कर अपनी शारीरिक जरूरत मिटाता था, जिस वजह से वह मार्टिन से नफरत करने लगी थी। एक दिन मार्टिन एडेला को बताता है कि वह 4 दिनों के लिए व्यापार के लिए जा रहा है। वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे अभी बताओ। इस पर एडेला कहती है, अगर तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो तो उन्हें बताना कि मैं यहाँ ठीक हूँ। मार्टिन कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है, तुम यहाँ रहना सीख जाओगे। ये जगह मुश्किल जरूर है पर इतनी बुरी भी नहीं है। अगले दिन मार्टिन 4 दिन के लिए जाने से पहले एडेला को चेतावनी देता है। वो कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो जंगल में जंगली जानवरों से सावधान रहना होगा। इसके बाद मार्टिन वहां से चला जाता है। रात में एडेला को अकेले सोने में काफी डर लग रहा था, पर वो जैसे तैसे रात बिता लेती है। अगले दिन एडेला यूं ही घर के आसपास घूम रही थी, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर गई। वहां 2 खुली कब्रें थी, गहरी, ठंडी और खामोश। ये वही कब्रें थी जो मार्टिन ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए खोदी थी, मगर अधूरी छोड़ दी थी। एडेला की आंखें फैल गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया था मार्टिन ही उसकी बहन पास्कुआ की मौत का जिम्मेदार था। वो जानती थी कि उसकी बहन बीमार थी, मगर गर्भवती होने की बात उसे अब तक नहीं पता था। लेकिन अब इन खुली कब्रों को देखकर उसका हर शक मजबूत हो चुका था। 4 दिन बाद जब मार्टिन घर लौटा तो एडेला ने सीधे उससे सवाल किया, कब्रिस्तान में वो 2 कब्रें किसकी है? मार्टिन की आंखें एक पल के लिए डगमगाई। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, वो कब्रें नहीं, बस मिट्टी के गड्ढे हैं। एडेला के रोंगटे खड़े हो गए। मार्टिन की आवाज में एक रहस्यमयी ठंडापन था। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोले, क्या पास्कुआ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है? मार्टिन गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, उसके पिता ने उसे मेरे पास भेजा, ये जानते हुए कि वो बीमार और गर्भवती थी। असली गुनहगार वो है, मैं नहीं। एडेला को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में नफरत भर आई। वह गुस्से में वहां से चली गई। अब वह मार्टिन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद एडेला को पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर मार्टिन भीतर ही भीतर खुश हो गया। वह तुरंत ही बच्चे का पालना तैयार करने में लग गया। अगले दिन एडेला के लिए खुद नाश्ता बनाया। वह उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा, यहाँ तक कि उसे कोई भारी काम भी करने नहीं देता। मगर एडेला के लिए यह देखना डरावना था। उसे लगने लगा कि जो पास्कुआ के साथ हुआ वही उसके साथ भी होगा। अगर मार्टिन ने पास्कुआ को मारा तो वह मुझे भी मार सकता है। यह ख्याल उसके दिमाग में घर कर गया। एक रात उसने अपनी पिता द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब वक्त आ गया था। उसने वह जड़ी बूटियां मार्टिन के खाने में मिला दी। मार्टिन ने बिना शक किए खाना खा लिया। अगले दिन उसे उल्टियां होने लगी, कमजोरियां बढ़ने लगी। एडेला ने धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी थी। हर रोज वह मार्टिन के खाने में जहर मिलाने लगी। मार्टिन का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी चाल सुस्त हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। हर दिन वह कमजोर होता गया और ये सब देखकर एडेला के होठों पर मुस्कान थी। एक दिन जब मार्टिन शिकार पर गया हुआ था, एडेला घर से भागने का फैसला करती है। वह अपना सामान लेकर पहाड़ से नीचे भागती है। भागते समय एडेला गलती से मार्टिन द्वारा जानवर के लिए बिछाए गए ट्रैप में फंस जाती है। जाल उसके पैरों में गहरी चोट कर देता है।
वह किसी तरह अपने पैर को ट्रैप से बाहर निकालती है, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पाती है। चोट के कारण वह रेंगते हुए बेहोश हो जाती है। शाम को जब मार्टिन घर लौटता है और एडिला को वहां नहीं पाता है तो वह तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है। रात भर मार्टिन एडिला को ढूंढता रहता है। अगली सुबह वह एडिला के पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। एडिला बेहोश पड़ी होती है और ठंड के कारण उसकी हालात और खराब हो चुकी थी। मार्टिन एडिला को घर लाकर उसकी देखभाल करता है। जब वह एडिला के पैर में पट्टी बांध रहा होता है तो उसे पता चलता है एडिला का मिसकैरेज हो चुका है। यह देखकर मार्टिन दुखी हो जाता है। एडिला को जब होश आता है तो मार्टिन उसे कुछ भी नहीं बताता। कुछ दिन तक उसका ख्याल रखता है, जिससे कुछ ही दिनों में एडिला का पांव ठीक हो गया होता है। फिर जब उसे एक दिन पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है तब वह दुखी होकर मार्टिन को यह बात बताती है। इस पर मार्टिन कुछ नहीं कहता क्योंकि वो ये पहले से जानता था। मार्टिन को अब साफ समझ आ चुका था कि एडिला उसके साथ नहीं रहना चाहती। जो गहरी सांस लेते हुए कहता है, सर्दियां करीब है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। एडिला ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अगली सुबह जब मार्टिन उठा तो एडिला जा चुकी थी। मार्टिन दरवाजे पर खड़ा होकर दूर तक फैले वीरान रास्तों को देखता रहा। वो जानता था कि एडिला अब आजाद थे और यही उसकी खुशी थी। लेकिन उसके जाने के बाद घर का सूनापन उसे घेरने लगा। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और उसकी बकरियां। कुछ ही समय बाद मार्टिन को घर के कोने में रखे एक छोटे से डिब्बे का पता चला। जब उसने उसे खोला तो अंदर जहरीली जड़ी बूटियां थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक पल में उसे सब समझ आ गया कि एडिला ने धीरे धीरे उसे मारने की कोशिश की थी। मार्टिन ने कोई हंगामा नहीं किया, वह बस चुपचाप बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शरीर अब पहले से ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसने अपनी बकरियों को आखिरी बार देखा और धीरे से उनके बाड़े का दरवाजा खोल दिया। बोला, जाओ, आजाद हो जाओ। अब घर के अंदर अकेले बिस्तर पर पड़ा मार्टिन छत की ओर देख रहा था। चारों तरफ ठंड बढ़ने लगी थी। खिड़कियों से बहती बर्फीली हवा पूरे घर को ठंडा कर रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और फिर एक दिन सर्दियों की सफेद चादर के बीच मार्टिन की भी मौत हो गई। शिकारी की तरह जीने वाला आदमी, जिसने कभी अपने प्यार को ठीक से नहीं समझा, अपने रिश्तों को निभाना नहीं सीखा, वह अंत में सब कुछ खो चुका था। दूसरी तरफ एडिला पूरी तरह आजाद थी। वो वहां नहीं रुकी जहां उसके डर बसते थे। उसने खुद को बचाया और भाग निकली। उसे लगता था कि मार्टिन ने पास्कुआ को मारा था और इसी वजह से उसने भी मार्टिन को मारने का फैसला किया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब सवाल है आपसे, अगर आप एडिला की जगह होते तो क्या मार्टिन के साथ रहते या भाग जाते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दमदार फिल्म कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।